हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 12। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनुस। तो मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। अनदर डे अनदर सेशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव, एवरीथिंग, वो सब कुछ लेकर आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। नाउ ऑलरेडी वेकअप वाले लाइव में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर वो वाला वेकअप का लाइव नहीं देखा है तो जाके देखना, लाइव वाले कॉलम पे जाना चैनल पर, और वहां तुम्हें मिल जाएगा लास्ट वीक का वेकअप सीरीज में वेकअप विद सोना मैम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फुल कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। अब वो देखने के बाद अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो कि ऐसा होगा नहीं, कॉन्फिडेंस वेकअप की सारी क्लासेस देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होगा, डाउन तो होगा नहीं। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक ऑल द सेशंस, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव सेशन हो। ये वाली क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, लेकिन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इतना ज्यादा यूजफुल, इतना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जब बोर्ड्स में आपके इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, यू विल बी ग्रेटफुल कि अच्छा हुआ आप लोगों ने ये वाला सेशन देखा था, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो इन्हीं में से बनेगा। इसके बाहर क्या ही आएगा जब सारे टॉपिक्स मैंने कवर करके रखे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी चैप्टर वाइज में, ये तीसरा चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो चुका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो चुका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो रेडी रहना उसके लिए। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा मैं तुम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता देती हूँ। सिंस ये एक रिकॉर्डेड सेशन है ना बच्चों, क्या करो, अपनी नोट्स निकाल लो या फिर अपना एनसीईआरटी निकाल लो। वहां पर आपके कॉलम में, दोनों साइड में कॉलम में स्पेस है, वहां पर आप नोट्स बना सकते हो। या फिर अभी एक पेपर निकाल लो, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं, मेरे आंसर करने से पहले इसका आंसर आपको खुद करना है। अगर आपको लगता है कि आपने सही आंसर किया, या लगता क्या है, अगर आप चेक कर लोगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपका आंसर सही हो जाएगा, गिव योरसेल्फ मार्क्स एंड टेस्ट योरसेल्फ कि कहां पर, कितने लेवल पर आप आ चुके हो, कितनी ज्यादा और मेहनत करनी है, या कितना ठीक ठाक चल रहा है। तो इससे आपका खुद सेल्फ रीवैल्यूएशन भी होता रहेगा और रिवीजन तो हो ही रहा है। एंड हर एक क्वेश्चन पे अपने आप को नंबर देते रहना। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। क्या ये सही है या नहीं है? कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। पहली बात तो पॉलीस्पर्मी क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एक एक स्टेटमेंट को काउंटर करते हैं, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फ्यूजन है एग और स्पर्म का, ये किसी एक पेरेंट के बॉडी के अंदर होगा। अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो हम इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये बिल्कुल सही है इन द केस ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स में, बर्ड्स में, इवन रेप्टाइल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क जो कि प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड्स में से, ठीक है। जब इनिशियल लैक्टेशन का टाइम होता है तो जो मिल्क सिक्रीट होता है हम उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एंटीबॉडीज IgA कंटेन करता है भरपूर मात्रा में, जिससे बच्चे को एक तरह से समझ लो पैसिव इम्यूनिटी मिलती है मदर से, ताकि वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, अब बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से फाइट कर सके। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। तीसरा, पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। सबसे पहले पॉलीस्पर्मी क्या होता है? पॉली मतलब हो गया मल्टीपल या फिर मोर देन वन, और स्पर्मी हो गया क्या? स्पर्म।
ठीक है, जब एक एग को मोर देन वन स्पर्म फर्टिलाइज कर जाए तो हम ऐसे कंडीशन को पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। अब इसको प्रिवेंट किया जाता है बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर द एंट्री ऑफ फर्स्ट स्पर्म। पहले स्पर्म के वजह से पहले स्पर्म की जैसे ही एंट्री होती है एग सरफेस में डीपोलराइजेशन हो जाता है, जिससे बाकी के एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर ही नहीं सकता। यहां पर लिखा है कि ये केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस से होगा। पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज डन बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। नहीं, ये नहीं होगा, इट इज बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। तो यहां आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में सी, इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही आंसर है ये, मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर द ओव्यूलेटरी सर्ज, oogonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards. Sperms released from seminiferous tubules are highly motile. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of the menstrual cycle. यहाँ पर हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आई होप आप लोग अभी तक आंसर दे चुके होंगे, नहीं दिया है तो कर लो। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर करता है ओव्यूलेटरी सर्ज, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। एलएच का हाई लेवल ट्रिगर करता है ओव्यूलेटरी सर्ज को। oogonal cell starts to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards. एक्चुअल में oogenesis इनिशिएट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही और हर फीटल ओवरी के अंदर ये ऑलमोस्ट फॉर्म कर चुका होता है, फीटल ओवरी के अंदर ही फॉर्म कर चुका होता है। आफ्टर बर्थ कोई oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल। एक्चुअल में जो एपिडिडाइमिस है ना, वहां पर स्पर्म्स के अंदर कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन वाली फेज आती है जहां पर उसकी मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। So it is epididymis and not seminiferous tubule. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of the menstrual cycle. ये statement बिल्कुल सही है, correct statement है, क्योंकि जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल टर्न्स इनटू कॉर्पस लुटियम, जो कि रेगुलरली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है ताकि आने वाले टाइम में एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे फॉर द प्रेगनेंसी। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रेटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा फ्रेंशिया, ईस्थमस। ऑड वन आउट कौन सा इसमें ऑड है? इसमें से ऑड है बेटा ईस्थमस। रेटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा फ्रेंशिया ये तीनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, जबकि ईस्थमस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इतना ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। 3 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक होता है सेमाइनल वेसिकल, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों ही ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। सेमाइनल वेसिकल 2 के फॉर्म में, मतलब पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। रुको, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है अनपेयर, ये होता है सिंगल। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये तीनों ग्लैंड कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने सिक्रीशन, जो कि सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। ये तीनों ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। यूरेथ्रा का कोई यहाँ पर ऐसा एज सच रोल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम।
रिलीज ऑफ स्पर्म, कहां से स्पर्म रिलीज होगी? स्पर्मिएशन के प्रोसेस में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमिस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। अगेन दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चों को स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में काफी कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर दो। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा यानी स्पर्म का जेनेसिस हो रहा है तो हम उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। और जब स्पर्म बन चुकी है लेकिन उसका हेड ऑलरेडी एम्बेडेड है, ठीक है, इनसाइड द सर्टोली सेल्स, वो जब रिलीज होता है तो हम इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। जब वो फाइनली गुड बाय बोल देता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को एंड टुवर्ड्स रिटी टेस्टिस चला जाता है। सो द राइट आंसर इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। Next question, mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around। Mature Graafian follicle किस टाइम में प्रेजेंट होता है एक फीमेल की ओवरी के अंदर? 5 to 8 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 11 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 18 to 23 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 24 to 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सोचो, मेंस्ट्रुएशन हो गई कंप्लीट, मेंस्ट्रुएशन हो गई कंप्लीट, अब होगा क्या? अब होगा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर फेज आएगा। फॉलिकल का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तभी तो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर करेगी और उसके रप्चर होते ही ओव्यूलेशन हो जाएगा। एंड वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम कि कब एग्जैक्टली होता है ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज ऑफ ओवम। तो जिस टाइम पे ओव्यूलेटरी फेज हम काउंट करते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि उसी पीरियड के बीच में ही कभी ना कभी ग्राफिन फॉलिकल देखी जाती है ओवरी के अंदर। So the right answer will be 11 to 17 day of the menstrual cycle। बाकी सारे में हमें ग्राफिन फॉलिकल देखने को नहीं मिलेगा। एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ड्यूरिंग अराउंड ओव्यूलेटरी फेज में ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the acrosomal reaction of the sperm occurs due to its contact with zona pellucida of the ova, reaction within the uterine environment of the female, reactions within the epididymal environment of the male, androgens produced in the uterus। acrosomal reaction होता कब है? acrosomal reaction होता कब है? acrosomal reaction sperm में तब ट्रिगर होती है जब फर्टिलाइजिन रिलीज होता है और एक्रोसोम का जो सिक्रीशन है वो हेल्प करता है स्पर्म को टू एंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ठीक है, थ्रू द जोना पेलुसिडा और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवा। तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आने की वजह से ये एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आंसर ए सही हो जाएगा। रिएक्शंस विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल गलत है, रिएक्शंस विद इन द एपिडिडाइमल एनवायरनमेंट गलत है, एंड्रोजन इन द यूट्रस बिल्कुल गलत है। सो ये सब पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a male accessory gland? इसमें से कौन सा मेल accessory gland नहीं है? सेमाइनल वेसिकल, एम्प्यूला, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इन चारों में से हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से 3 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं सेमाइनल प्लाज्मा में कंस्टिट्यूट करने के लिए, सेमाइनल प्लाज्मा को कंस्टिट्यूट करने के लिए। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ऑब्वियसली जो तीसरा चौथा वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल भी ग्लैंड का पार्ट नहीं होगा मेल में। सो एम्पुला इज द राइट आंसर। एम्पुला एक्चुअल में क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, now spermatogonia undergo division to produce sperms by the process of spermatogenesis। done, clear, choose the correct one with reference to above। spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic cell division। क्या ये सही बात है? Primary spermatocytes divide by mitotic cell division। Secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo second meiotic division। Spermatozoa are transformed into spermatid। अब ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम्स, ये तो सही है, चलो ये डिप्लॉइड होते हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल के वॉल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें होता है माइटोटिक सेल डिवीजन और ना कि मियोटिक सेल डिवीजन। इनमें क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन। अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जब डेवलप होकर जिनकी साइज बड़ी हो जाती है वो फिर कहलाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें होगी मियोसिस 1। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल, अगेन यहाँ पर गलत है, ठीक है, यहाँ मियोटिक होना चाहिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल सही, और इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, बिल्कुल सही, और बनाता है क्या? बनाता है स्पर्मेटिड, बनाता है स्पर्मेटिड। तो यहाँ पर सही आंसर तो हमें मिल गया। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड, उल्टा, रिवर्स कह रहा है, यहाँ पे गलत है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। It is important, so I am putting 2 red hearts over here. चलो, moving on to the next question now. Match between the following representing parts of the sperm and their functions and choose the correct option. तो स्पर्म के ये पार्ट्स हैं और ये फंक्शन है, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल, एंजाइम, स्पर्म मोटिलिटी, एनर्जी, जेनेटिक मटेरियल। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन या क्या रोल वो एग्जिबिट कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, A2, B4, C1, D3, A4, B3, C1, D2, A4, B1, C2, D3, A2, B1, C3, D4। सिंपल, बहुत सुपर डुपर इजी, इससे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं आ सकता। अब देखो ध्यान से, जो हेड होता है ना उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, जो कि कंटेन करेगा जेनेटिक मटेरियल। जो मिडिल पीस होगा वो कंटेन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एनर्जी टू द स्पर्म्स। एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, और टेल जो होता है वो स्पर्म मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो A4, B3, C1 और D2, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी oocyte, oogonia। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है, अभी बताया है थोड़ी देर पहले तुम लोगों को। स्पर्मेटोगोनिया हमेशा 2n होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। जाइगोट मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनेगा, 2n होगा। सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें फिर से होती है मियोसिस 2 और बनाता है वो 4 स्पर्मेटिड। oogonia अगेन 2n होंगे, ठीक है। चलो, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं A2, B1, C3, D4। पहले ये देख लेते हैं। कॉलम 1 में है ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन। कॉलम 2 में है एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, outer layer of blastocyst attached to the endometrium, mitotic division of zygote। ठीक है, ऑप्शंस है A2, B1, C3, D4, A3, B4, C2, D1, A3, B1, C2, D4, A2, B4, C3, D1। तो सिंपल है क्वेश्चन। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट का, जो अटैच होगा एंडोमेट्रियम की लेयर में। क्लीवेज हम किसे कहते हैं? जब जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होता है। इनर सेल मास क्या है? इनर सेल मास है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन यानी कि एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो A3, B4, C2 और D1, A3, B4, C2, D1, यानी कि B इज द राइट आंसर हियर। ज्यादातर क्वेश्चंस के यहाँ पर B ही क्यों आंसर हो रहे हैं, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? ह्यूमन प्लेसेंटा कुछ बंच ऑफ हॉर्मोन सिक्रीट करती है, जो कि इंडिकेटिव भी होती है प्रेगनेंसी की, और उसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस भी होते हैं।
अब इनमें से कौन सा है जो वो सिक्रीट नहीं करेगा, नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन? तो सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स लाइक HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स। तो इसमें LH कहीं पर भी नहीं है। LH इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी हार्मोन होता है LH। यहाँ पर आंसर हो जाएगा D, और बाकी तीनों तो सही है। इसके अलावा HPL भी होता है। नेक्स्ट, the vas deferens receives duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as epididymis, ejaculatory duct, efferent ductule या ureter। vas deferens रिसीव करती है duct seminal vesicle से और ओपन होती है यूरेथ्रा में। as what? as what? यूरेथ्रा में ओपन होगा तो बेटा इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में ही ओपन होगा ना। एपिडिडाइमिस, इफरेंट डक्ट्यूल, ये दोनों तो नीचे चला गया, टेस्टस में ही रह गया। यूरेटर कहां से आ रहा है? किडनी से आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, तो पॉसिबल ही नहीं है। Next question, urethral meatus refers to the following: urinogenital duct, opening of vas deferens into the urethra, external opening of the urinogenital duct, muscle surrounding the urinogenital duct। urethral meatus हम किसको कहते हैं? जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट की, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और एक्सटेंड करेगा थ्रू द पीनिस टू द एक्सटीरियर ओपनिंग। अब उसी एक्सटीरियर ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मीटस कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं यूरेथ्रल मीटस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मोरुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, मोरुला कहाँ का डेवलपमेंटल स्टेज है? बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रोला, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। मोरुला 8 to 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज को हम मोरुला कहते हैं। तो यानी कि जब जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा यानी कि क्लीवेज होगा, तो जब वो 8 to 16 ब्लास्टोमियर के बीच का स्टेज में एग्जिस्ट करेगा वो मोरुला कहलाएगा। आफ्टर मोरुला इट टर्न्स इनटू ब्लास्टुला। आफ्टर 16 to 32 ब्लास्टोमियर वाली जो स्टेज होती है वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, जब वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रस पे पहुंच रहा होता है। तो इट इज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। मेम्ब्रेनस कवर ओवम का क्या कहलाता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा या कोरियन? सिंपल, बहुत ही सिंपल। मेम्ब्रेनस कवर एट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे इट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऑड बताना है आपको। लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रिए, इन्फंडिबुलम, इस्थमस। अगेन अब देखो, चारों जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन अभी भी आप आंसर दे सकते हो। लेबिया माइनोरा विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बाकी फिम्ब्रिए, इन्फंडिबुलम और इस्थमस जो है वो है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, जबकि लेबिया माइनोरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटरिस, हाइमन। सो दिस इज द राइट आंसर ए। चलो अब कुछ फटाफट से हम फिल इन द ब्लैंक्स करना शुरू करते हैं। चलो सबसे पहला है, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस डैश एसेक्सुअली और सेक्सुअली। सिंपल है यार, सिंपल है, इट इज सेक्सुअली, राइट।
ह्यूमंस आर ओविपेरस या विविपेरस या ओवोविविपेरस, कोई डाउट ही नहीं है, इट इज विविपेरस। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में एक्सटर्नल होगी, इंटरनल होगी, इट विल बी इंटरनल। मेल और फीमेल गैमीट डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? गैमीट है तो ऑब्वियसली एवरी गैमीट विल बी हैप्लॉयड। जाइगोट डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। नेक्स्ट, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन, उस हार्मोन को हम बोलते हैं LH या फिर लुटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि एक तरह का पिट्यूटरी हार्मोन है। नाउ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, अब हम इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होती कहां पर है? फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। Fallopian tube. Zygote divides to form dash which is implanted in uterus. Zygote divide होता है, क्या बनता है जो कि इम्प्लांट होगा यूट्रस में? इट फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट, जो कि इम्प्लांट होता है यूट्रस में, ब्लास्टोसिस्ट। The structure which provides vascular connection between fetus and uterus is called, it is known as placenta. कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे, फटाफट से हम लोगों ने एकदम रैपिड राउंड की तरह इतने सारे, ऑलमोस्ट कितने हो गए? 10-12 तो हो गए होंगे, है ना? 10, 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट से हो गए 11 मिनट के अंदर। नाउ राइट 2 मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 मार्कर्स हैं, ये सब आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है। ये आपका सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, अच्छा हाँ सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों के बारे में बताना है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। वैसे एंड्रोजन्स भी बोल सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, बट उसमें प्राइमरी जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन males. Leydig cells synthesize and secrete male sex hormones, testosterone, responsible for secondary sexual characters in males। चल फिर हम बात करेंगे ओवरी की। ओवरी, तो जिस तरह से टेस्टिस का फंक्शन रहा है वैसा ही फंक्शन ओवरी का भी होता है। इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट यानी कि ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। फीमेल गैमीट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। अब इसके अलावा
ओवरी के अंदर जो ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेगा और प्रोजेस्टेरॉन भी। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन responsible for female secondary sexual characters। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसको मान सकते हो आप कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन तो है। चलो बनाने की कोशिश करेंगे इसे हम। मान लेते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे 250 बनाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये छोटा सा हमने इसका स्लाइस ले लिया है। नाउ थोड़ा सा इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। एकदम मजा आ रहा है ये करने में मुझे। ऐसा लग रहा है वॉल पे पेंट कर रही हूं मैं। चलो ज्यादा टाइम नहीं इस पे लगाएंगे, इसको इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीजें तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगी। यार आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ड्रॉइंग दिस। चलो इतना रहने देते हैं, ठीक है। नाउ अब ये वाली जो लेयर होती है ना, ये कंसिस्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बन रहा होता है कुछ स्पर्मेटोगोनिया, है ना। इट इज लाइंड बाय स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में थोड़ा सा और अगर मैच्योरेशन होगा, इट विल डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फाइनली स्पर्म्स जो हैं वो बन जाएंगे। स्पर्म्स जो हैं वो ऐसे बन जाएंगे। तो हम लेबल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखो दिस इज चलो यहाँ पर मैं ना कहीं कहीं पे बीच बीच में ऐसा सेल बना देती हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स। नाउ दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। ये तो चलो ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यहाँ पर बन रहे हैं स्पर्म्स। अब चाहो तो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स, इन सबको भी क्लियरली दिखा सकते हो ड्रॉ करके, बट अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑल्सो अगर आपको इसे डिस्क्राइब करना है, अच्छा एक और चीज, ये जो बाकी के स्पेसेस होते हैं, इन स्पेसेस में पाए जाते हैं कुछ सेल्स, जिसे
अच्छा, हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही सिर्फ पूछा था ना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फिर इसको बनाने की, ये वाला पार्ट हमारे लिए काफी है। पहले मुझे लग रहा था टेस्टिस का टीएस बनाना है, पर चलो ठीक है, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ। चलो इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। चलिए, ये अगर आपको डिस्क्राइब करना है, हाउ विल यू डू दिस, कैसे करोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को, क्या किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको वॉल का स्ट्रक्चर समझाना है कि कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनी हुई होती है एपिथेलियल सेल से, और फिर इसमें कुछ टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया यानी कि प्राइमरी जर्म सेल्स, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। सेल के टाइप्स हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो तुम्हारा ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे समझाने वाली हूँ, आपको राइटिंग खुद से करनी है। एंड this is also going to be the important question regarding your board exam। ध्यान से देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से, जो कि होता है 2n। स्पर्मेटोगोनिया जो कि होता है 2n। अब इसमें होती है माइटोसिस, इसमें होगी माइटोसिस, और ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें होगा मियोसिस 1, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सही तो है, मियोसिस 1 एंड देन ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगी मियोसिस 2 और ये बना लेगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाते हैं स्पर्मेटोजोआ, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सिंपल है, अब इसी को आपको अच्छे तरीके से समझाना है। स्पर्मेटोगोनिया की स्टेज से लेकर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगेन ये डिप्लॉइड ही होता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये होता है हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड होते हैं हैप्लॉइड, और स्पर्म जो है स्पर्मेटोजोआ वो तो हैप्लॉइड होता ही है। रिलीज ऑफ स्पर्म्स को भी तुम्हें डिस्क्राइब करना होगा, जिसको हम कहते हैं परमिएशन, कि कैसे ये एम्बेडेड था सर्टोली सेल्स के अंदर, इसका हेड, एंड देन जब ये रिलीज होता है सो दैट इट हैज टू लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड मूव टुवर्ड्स द इजैकुलेटरी डक्ट ऑफ द पीनस। तो हम इस प्रोसेस के दौरान स्पर्मिएशन का प्रोसेस होता हुआ ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पर्म का फॉर्मेशन कब होगा, जब FSH और LH हार्मोन्स पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को सो एज टू सिक्रीट FSH एंड LH हार्मोन। अब ये हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में, जो कि उसे स्टिमुलेट करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके। LH एक्ट करता है लीडिंग सेल पे,
जो कि स्टिमुलेट कराएगा एंड्रोजन्स के सिक्रीशन और सिंथेसिस को, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को, जो ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखोगे GnRH फ्रॉम hypothalamus send signal to pituitary। दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, LH और FSH। LH एक्ट करता है लीडिक सेल्स पे और ये सर्टोली। सिंपल। नेक्स्ट, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। हर एक बच्चे के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिमाग में रहता ही है कि स्पर्मिएशन क्या होगा और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा। अभी मैंने तुम लोगों को बताया है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटेड जो है वो एम्बेडेड है, स्पर्मेटेड का हेड, सॉरी नहीं, नॉट स्पर्मेटेड का हेड। स्पर्मेटेड जब स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होगा, इट विल बी नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इट विल बी नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। एक तरह से मैच्योरेशन और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम इसे बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। स्पर्मिएशन क्या चीज है? जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो चुका है, इट्स हेड इज ऑलरेडी एम्बेडेड इनसाइड द सर्टोली सेल्स, जो कि उसके लिए सपोर्टिंग सेल्स की तरह भी काम कर रहा है। एम्बेडेड इनसाइड सर्टोली सेल्स, जो कि सपोर्टिव है इन फंक्शन। नाउ रिलीज ऑफ sperms completely leaving seminiferous tubule, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। अब आप जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से बनाओगे और लिखोगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, नो, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वेज। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, है ना, टैबुलेटेड फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा या फिर हम उसे सीमन भी बोल सकते हैं, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है म्यूकस, सबसे पहले होता है म्यूकस, एंड देन कुछ स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ, प्लस वेरियस सिक्रीशंस ऑफ द एसेसरी ग्लैंड। जितने भी एसेसरी ग्लैंड रहे, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कुछ हेल्प करते हैं सीमेन को नरिश करने के लिए, एक न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, मैट्रिक्स प्रोवाइड करने के लिए, कुछ सिक्रीशंस ल्यूब्रिकेट करने के लिए काम आते हैं, कुछ सिक्रीशन का दोनों में रोल होता है। सो secretions of various accessory gland, so these are the major components of seminal plasma या फिर semen। next है, what are the major functions of male accessory duct and gland। male accessory duct में आ जाता है वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया,
एपिडिडाइमिस, उसके अलावा वास डिफरेंस एंड रेटिटेस्टिस। वास डिफरेंस एंड रेटिटेस्टिस। अब ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स। ट्रांसपोर्टेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। अब क्या है, ग्लैंड्स के बारे में। अगेन ग्लैंड्स के बारे में वी ऑलरेडी नो, नाम में लिख देती हूं, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड है जिनके जो सिक्रीशंस होते हैं या फिर फ्लूइड होते हैं वो स्पर्म के मोटिलिटी के लिए हेल्प करेंगे, एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करेंगे एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये आप ऐसे लिख दोगे, व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन oogenesis। अब देखो ये क्या है, ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर फीमेल गैमीट, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, ओवरीज के अंदर इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब oogenesis में जो डिप्लॉइड ओवम होती है या oogoनियम होती है वो साइज में इंक्रीज होगी और ट्रांसफॉर्म होगी प्राइमरी oocyte में। लिखो, फिर इस प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस 1, पहला मियोटिक डिवीजन, और ये बनाएंगे दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। क्या बनेगा ये, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में फिर होगी मियोसिस 2 कंप्लीट, और मियोसिस 2 के बाद हो जाएगा, बनेगा एक सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। सो ये एक ओवम है जो कि इन्वॉल्व होती है इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब जिस तरह से एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, एक सिंगल oogonia से एक ही सिंगल ओवम बनती है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी भी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो कि लास्ट में डीजनरेट हो जाएंगे। नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, कॉर्पस लूटियम, एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्म का टेल और फिम्ब्रिए। दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन मे बी। सो कॉर्पस लूटियम का काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कब बनता है, ओव्यूलेशन के बाद, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है तो ये ट्रांसफॉर्म होगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। इट विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। हाई लेवल ऑफ जो प्रोजेस्टेरॉन है, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसके वजह से ओव्यूलेशन प्रिवेंटेड रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल का जो सिक्रीशन है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा, तब FSH और LH इंड्यूस होगी और इससे ओव्यूलेशन या फिर अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगा। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम, इट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ऑफ यूट्रस।
अब आप यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि ये एक ऐसा ग्लैंड, टेम्पररी ग्लैंड अगेन ये बन जाता है जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर सके इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। एक्रोसोम किसको बोला जाता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर इन स्पर्म हेड। कुछ एंजाइम्स कंटेन करता है ये एक्रोसोम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओवम के ज़ोना पेलोसिडा लेयर में एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए, ताकि वो मतलब उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर जा सके, स्पर्म जो है पूरा पूरा उसे पेनिट्रेट कर सके। नाउ स्पर्म का जो टेल होता है इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब ये फैसिलिटेट करती है मूवमेंट ऑफ स्पर्म, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ स्पर्म। फिम्ब्रिए, इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि कलेक्ट करता है ओवम को। इट इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जो कनेक्टेड होता है ओवेरियन एंड से और फेलोपियन ट्यूब के शुरुआत से, ठीक है। नाउ ये हेल्प करेगा इन द कलेक्शन ऑफ ओवम और फिर सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू ओवा का ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराएगा। Connect ovarian end to fallopian tube, collect ova after ovulation and transport via cilia. So this was all about the function and its complete role in the process. लास्ट है शायद, ये लास्ट ही है। ओके, अभी एक और है, 2 और क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू, ठीक है। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीडिक सेल। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। लीडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, फॉल्स, फाउंड इन टेस्टिस। लीडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजेंस, यस ट्रू है ये स्टेटमेंट बिल्कुल। Now, oogenesis takes place in corpus luteum. No, corpus luteum is the degenerative part of the Graafian follicle. False है. Menstrual cycle ceases during pregnancy. True. Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Absolutely true. So, second last question हो गया हमारा। Next है what is menstrual cycle? Which hormones regulate menstrual cycle? तो इसके ऊपर पूरी की पूरी लेक्चर आपके पास प्रोवाइडेड है और इसे आप मान के चलो कि इट इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्क्राइब करना है बहुत ही शॉर्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जितने बच्चों ने भी कमेंट करा होगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं मान के चलूंगी कि सिर्फ उतने बच्चों ने ही लास्ट तक ये वीडियो देखी। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो बच्चों, प्लीज गिव अ लाइक, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, और हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिस एंड इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स, ओके, जेनेटिक्स की शुरुआत करेंगे अगले सेशन में। तो चलो इंतजार करना अगले सेशन का, जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।